हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए फ्री एजुकेशन देता है। ये फ्री एजुकेशन आपको जो दी जा रही है वो उम्दा कंटेंट के साथ दी जा रही है, यानी कि स्लाइड्स पे आपको जितना भी कंटेंट दिखता है ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है। आपके लिए बहुत छाट कर ऐसा लेके आते हैं जहाँ पर आपको हर एक चीज़ बहुत ही क्लियर वे में समझ में आए, और टीचर्स तो आपको पूरे एफर्ट्स के साथ पढ़ा ही रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती होगी। आज के वीडियो पे आते हैं हम। आज का जो हमारा वीडियो है ये है क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको पता है 12th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। इलेक्टिव में हमारी दो बुक चलती हैं, अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। इन बुक्स में के अलावा हमारी एक बुक और है, अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हमारे कोर और इलेक्टिव में कंबाइंड रूप से चलती है। तो आज जैसे हम करा रहे हैं अंतरा भाग 2, तो ये हमारे दो खंड में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। आज हम काव्य खंड करा रहे हैं। काव्य खंड भी हमारे दो हिस्सों में विभक्त किया गया है इसमें, जिनमें हमारे कुछ आधुनिक कवि हैं और कुछ प्राचीन कवि हैं। तो आधुनिक कवि तो मैं आपको पूरे करा चुकी हूँ, प्राचीन कवि में भी मैंने आपको तुलसीदास जी का पढ़ा दिया है। आज हम प्राचीन कवि जो ले रहे हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके द्वारा लिखित है 12 मासा। ये पार्ट हमने पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा हुआ है, यानी कि अच्छे से पूरे चैप्टर को एक एक लाइन से समझा है और इनकी व्याख्या को भी किया है। और इसके अलावा हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी किए हैं, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए हैं, वन शॉट रिवीजन किया है और टेस्ट पेपर भी किया है। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो टोटली आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बेस्ड है, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पूरी तरीके से वही यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है 12 मासा पाठ का कथ्य बताइए। अब 12 मासा जो हमारे सामने पाठ रखा गया है ये क्या है, मेन बेसिक है कि ये किस चीज़ पर है, इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आप सभी को पता है कि 12 मासा जो लिखा है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से लिया गया है, जिसमें रानी नागमती के विरह वर्णन को बताया गया है कि जिस तरीके से राजा रतन सेन जो हैं वो चले जाते हैं कहाँ पर, वो पद्मावती के पास चले जाते हैं, वहाँ 1 साल उसके पास बिताते हैं। तो उनके विरह में जो है नागमती का क्या हाल होता है ये बताया गया है। तो इस पाठ के अंदर पूरे 12 मासों में 12 मास होते हैं, आपको मतलब 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीनों में नागमती की क्या क्या दशा रही है उसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 12 मासा जायसी की पद्मावत काव्य का अंश है, जिसमें कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। विरह का मतलब जानते हैं, जब हम अपने प्रेमी से बिछड़ जाते हैं तो उस दौरान, अब वो तो अपने पति से बिछड़ी थी, तो उस दौरान उसकी क्या दशा थी ये बताया गया है। इन पदों में कवि ने शीत ऋतु में के अगहन, पूस मास और फागुन महीनों में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया। अब वैसे तो इन्होंने 12 मासा जो है उसमें पूरे 12 महीने का वर्णन है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 4 महीने रखे गए हैं, जिसमें ठंड के 3 महीने हैं, अगहन, पूस, माघ और फागुन। इन 4 महीनों को हमारे सामने रखा है ठंड के। नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है 4 महीनों की। प्रथम पद में नायिका नायक के वियोग में विरह की अग्नि में जल रही है। जो प्रथम पद जो अगहन का दिया गया है वो अग्नि में जल रही है एवं भौरे तथा कौवे के को नायक को संदेश भेज रही हैं। दूसरे पद में कवि ने नायिका के विरह वर्णन के साथ शीत से उसके शरीर के कांपने तथा विरह से हृदय कांपने का सुंदर वर्णन किया है। अब शीत ऋतु थोड़ी बढ़ गई, अब क्या हुआ, पूस मास आया। पूस मास में वो और ज़्यादा जो है विरह से, क्योंकि ठंड बढ़ गई तो वैसे ही उसकी जो विरह वेदना थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। ठंड मास में वो एकदम कांप रही है, वो पति को याद कर रही है, उसका वर्णन किया है। चकवी और चकवा के विरह से नायिका के विरह की तुलना की गई है। चकवी चकवा क्या होते हैं भाई, आपको बताया गया है कि चकवी और चकवा क्या होते हैं। उनको एक श्राप के दौरान ये मिला था श्राप कि वो रात में दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो रात में पूरा जुदा रहते हैं और सुबह आके मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, नायक और नायिका का बिना मिलन ही नहीं हो रहा, उसके माध्यम से बताया गया है। नायिका विरह में शंख के समान खोखली हो गई, शंख के समान, क्योंकि उनके शरीर के अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है, वो इतना विरह से व्याकुल हो चुकी है। तीसरे पद में माघ महीने में शीत के कारण नायिका के कांपने का वर्णन किया गया है। अब इसी समय जो है बारिश के समय, क्या कहते हैं, ठंड के समय हल्की बहुत बारिश भी होती है जो ठंड को थोड़ा बढ़ा देती है।
वर्षा की बूंदें एवं शीत पवन नायिका के विरह की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। माघ मास में जो होता है थोड़ा सा और ठंड बढ़ती है और बारिश भी होती है, तो ये भी बताया गया। फिर है चौथे पद में फागुन महीने के में चलने वाली पवन के झरोके शीत को चौगुना बढ़ा देते हैं। अब फागुन महीने में आप इसको ऐसे समझो कि जिस जिस मंथ में जो है आपका बसंत ऋतु भी प्रारंभ होती है और होली भी आती है, तो उस फागुन मास में जो है जो आप त्योहार होते हैं इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हैं और उनके विरह को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। फाग के कारण लोगों के मन में उत्साह है, किंतु नायिका विरह ताप में अधिक संतप्त हैं। अब चारों तरफ फाग गाए जाते हैं, होली के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उनको फाग कहा जाता है। तो सभी उल्लास कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लेकिन नायिका हमारा विरह से तड़प रही हैं। तो इस तरीके से इन 4 महीनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है जो नागमती का। वैसे तो नागमती जो 12 मासा में है वो पूरे 12 महीने का वर्णन पद्मावत में दिया है, लेकिन हमारे सामने सिर्फ 4 महीने ही रखे गए हैं उनके विरह के। प्रश्न संख्या 2 है, पूस माह में मौसम कैसा होता है? इस माह में नागमती किस पक्षी के समान हो गई हैं? अब यहाँ पर पूछा गया पूस में, तो 4 महीने हैं, चारों महीनों में उनकी दशा विरह से में तो वो पीड़ित ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से उन्होंने अलग अलग पक्षियों के माध्यम से अलग अलग तरीके शरीर की दशा को उन्होंने दर्शाया है। तो अलग अलग महीनों को आपको उनके महीने के हिसाब से याद कर लेना है। अब इन्होंने पूस मास में पूछा है कि इस मास में कैसा मौसम है और वो अपने आप को किस पक्षी के समान बता रही हैं। पूस महीने में शीत की अधिकता होती है, सूर्य भी लंका की ओर तापने चला जाता है। अब यहाँ जो सूर्य लंका की ओर तापने का बताया गया, क्या होता है जब ठंड बढ़ती है तो सूर्य हल्का दक्षिणायन हो जाता है, यानी दक्षिण की तरफ चला जाता है। अब हमारे यहाँ भारत में बताइए, भारत के नक्शे के हिसाब से लंका कहाँ पर है? दक्षिण साइड में है ना, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया कि वो लंका चला गया तापने, यानी कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो गया। अब दक्षिणायन होने का मतलब तात्पर्य होता है उसकी गर्माहट कम हो जाती। सूर्य ऐसा नहीं कि दिखता नहीं है, सूर्य दिखता है, लेकिन क्या होता है उसकी गर्माहट कम होती है। वो सुबह देर से आता है और शाम को जल्दी चला जाता है, यानी कि दिन छोटे हो जाते हैं जो उजाले के होते हैं। तो और ठंडक भी इसी रहती है क्योंकि उसका ताप ज़्यादा दिखाई नहीं देता, इसीलिए सूर्य भी लंका की ओर तापने चला जाता है। शरीर हर समय कांपता रहता है। अब देखिए ठंड का वो समय देखिए, हम धूप में भी बैठे रहते हैं और हम ठंड से कांपते रहते हैं, होता है ना। नायिका की स्थिति कोकिला जैसी हो गई, कोकिली यानी कि कोयल जैसी। वह विरह के कारण दिन रात कोयल के समान कूकती रहती है, मतलब वो हर समय अपने पति को याद करती रहती है और उन्हीं के दुख में तड़पती रहती है कि बस वो किसी तरीके से चाहते हैं कि राजा जी वापस आ जाएं। प्रश्न संख्या 3 है, अंतिम पद में कवि ने किस लोक त्योहार का वर्णन किया है? नागमती को यह त्योहार रुचिकर क्यों नहीं लगा? तो अंतिम पद में उन्होंने फाल्गुन मास का वर्णन किया है। फाल्गुन मास में होली का त्योहार आता है। अब होली का त्योहार जब आता है तो पूरी प्रकृति जो, एक तो सबसे पहली बात है फाल्गुन मास जो बसंत ऋतु का आगमन में होती है, पूरी प्रकृति अपने चरम पर होती है। एक वो उनके दुख का कारण है, दूसरा सभी लोग उत्साह में डूबे हुए हैं। होली के दौरान जो है ना, सब अच्छे अच्छे का वस्त्र पहनते हैं और रंग लगाते हैं, फाग गाते हैं, सभी के मन में उत्साह है। लेकिन हमारी नागमती जो है वो दुखित है, कारण उनके पति नहीं है और उनको ये सभी उत्साह जो है अच्छे नहीं लग रहे हैं देखकर। अंतिम पद में कवि ने होली के त्योहार का वर्णन करा है। चारों तरफ हर्ष एवं उल्लास का वातावरण है, प्रकृति भी सुंदर फूलों एवं फलों से सजी हुई है। नायिका प्रियतम के वियोग से दुखी है एवं स्वयं उनके हृदय में होली जल रही है। अब होली क्या हो जाती है, जो खेली जाती है उससे पहले होलिका दहन किया जाता है, होलिका दहन। अब इनके हृदय में जो आग जल रही है, यानी कि हृदय में आग जलने का तात्पर्य है वो जो विरह से जो तड़प रही है, इतनी परेशान है, उसको उन्होंने बोला है कि वो होलिका की आग वो मेरे हृदय में जल रही है। नागमती क्या बोल रही है कि वो मेरे हृदय में जल रही है। वह यह सोचकर परेशान है कि वह फाग में अपनी जोड़ी किसके साथ बनाए, अर्थात अब उनका जो जोड़ीदार है, उनके पति वो तो है नहीं। अब फाग गाया जाता है, यानी कि जो होली के दौरान जो गीत संगीत गाए जाते हैं उनको फाग बोला जाता है। तो वो पेयरिंग में गाए जाते हैं, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों की आवाज़ में होते हैं। तो अब जब पति नहीं है तो उनको लग रहा है कि मैं किसके साथ जोड़ी बनाकर इन फाग को गाऊंगी।
तो वो उसको लेकर विचलित हैं। तो ये होली के त्योहार में उनकी दशा को बताया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, होलिका दहन का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये जो होलिका दहन हो रहा है इसमें नायिका के ऊपर क्या असर है। अब होलिका दहन में क्या होता है, लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं और होलिका को जलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उल्टा क्या हो रहा है कि नागमती जो है वो विरह में इतना ज़्यादा जल रही हैं, तो उसको उन्होंने बोला कि होलिका की आग तो स्वयं मेरे अंदर जल रही है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। नायिका विरह से पीड़ित है, विरह की अग्नि उनके हृदय में होलिका दहन के समान प्रज्वलित है। जैसे होलिका जलती है वैसे ही उनका हृदय में वो आग विरह की जल रही है। अपने हृदय में विरह के कारण जलती हुई अग्नि से नायिका मन में एक कष्ट और है, किंतु वह कह रही हैं कि यदि उनके स्वामी उसे इस अवस्था में देख लेते तो उसे अपने जलने पर भी क्रोध नहीं आता। तो अब एक तो क्या है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तड़प रही हैं, मतलब वो जो विरह अग्नि है उससे वो इतना ज़्यादा तड़प रही हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन इतनी तड़प के बावजूद भी वो कह रही हैं कि अगर मैं इस अग्नि में जल रही हूँ, इस विरह वेदना में जल रही हूँ, अगर मुझे इस स्थिति में मेरे पति देख लेते तो भी मुझे संतुष्टि होती, कम से कम उन्हें ये पता तो चलता कि मुझे उनके बगैर कितनी तकलीफ हो रही है, तो ये संतुष्टि उनको इसी से प्राप्त हो जाती। क्रोध नहीं आता, क्योंकि वह यह तो देख लेते कि वह उनके विरह में कितना दुख झेल रही हैं, या यदि उनके प्रिय को उनका विरह से जलना ही पसंद है तो उसे विरह में जलकर कोई क्रोध नहीं होता। दूसरी तरफ बोलते हैं कि अगर उनके पति को ये लगता कि हाँ मेरी पत्नी जो है वो विरह में जल रही है और इससे मेरे पति को खुशी होती, तो शायद मुझे इस विरह अग्नि में जलने पर इतना क्रोध नहीं आता, इतना गुस्सा नहीं आता। प्रश्न संख्या 5 है, नायिका क्या क्या कामनाएं करती। अब वो क्या क्या सोच रही हैं। अब इन जो 4 पद रखे गए हैं इनमें उनकी क्या क्या कामनाएं हैं, ये चीज आपको बतानी है। नायिका की ये कामना है कि भौरे और कौवे उसके प्रिय को ये संदेशा दे कि उनके विरह की अग्नि के धुएं के कारण ही उनका रंग काला हो गया। अब देखिए, भौरा हो या कौवा हो, ये दोनों ही काले होते हैं। इनको आपने देखा होगा कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने इन्हीं दोनों के माध्यम से अपने पति के पास संदेश पहुँचाया कि हाँ भाई नागमती आपको याद कर रही है। वैसे तो संदेश पहुँचाने का काम कबूतर करते हैं, लेकिन यहाँ वो भौरे और कौवे के माध्यम से संदेश पहुँचा रही हैं और कहती है कि जाकर तुम उनसे कहना कि मेरा जो ये रंग काला है, अर्थात भौरे और कौवे उनसे जाकर बोलेंगे कि मेरा जो ये रंग काला है, यानी भौरे और कौवे जो काले हैं, वो हम पहले काले नहीं थे। नागमती का विरह इतना था कि उसकी वजह से उनका हृदय जल रहा था और उसके जलने से जो धुआं उठा उसकी वजह से हम दोनों काले हो गए, ऐसा उनसे कहना जाकर। उसकी इच्छा है कि रत्नसेन सूर्य के समान उसे ताप प्रदान करें। रत्नसेन अर्थात उनके पति सूर्य के समान, क्योंकि ठंड का समय है, तो अब ठंड के समय क्या होता है, पति का एकमात्र सहारा होता है, वो हमें गर्मी देते हैं आपस में पकड़कर। तो अब क्या होता है कि अब सूरज तो गर्मी नहीं प्रदान कर रहा है, वो अपने पति से ये कामना कर रही हैं कि इस ठंड के मौसम में वो उन्हें गर्मी दे, जिससे उनके विरह रूपी शीत की शीतलता कम हो जाए। वह चाहती हैं कि उनके प्रियतम आकर उनके पंखों को समेटे। वह अपने शरीर को राख को उस रास्ते पर बिछाना चाहती हैं जिस रास्ते पर उनके प्रियतम के पैर पड़े। उनका शरीर अब बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, निर्बल हो गया है। अब वो उठ नहीं पाती, सब कुछ उनका इतना ज़्यादा विरह है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे पति आए और मुझे अपनी बाहों में वैसे ही समेटे जैसे एक पक्षी अपने प्रिय को समेटता है। फिर अगली उनकी कामना उनकी ये रहती है कि मैं जो ये जल रही हूँ, विरह अग्नि में जो जल रही हूँ, वो जल जल कर मैं क्या बन जाऊँ, राख बन जाऊँ। जलने के बाद कोई भी चीज़ क्या है, वो राख बन जाती है। जब मैं राख बन जाऊँ और मेरी राख उसी रास्ते पर बिखेरना जिस रास्ते से मेरे पति आएंगे, कम से कम उनके पैरों का स्पर्श तो मुझे प्राप्त होगा, ये उनकी कामना है। प्रश्न संख्या 6 है, 12 मासा से क्या आश्रय। अब ये 12 मासा होता क्या है, हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ना, क्या होता है। विरह वर्णन की एक पद्धति का नाम 12 मासा है, जहां पर हम नायक नायिका के विरह को व्यक्त करते हैं। उस पद्धति करने की जो तरीका होता है उसको 12 मासा कहा जाता है। नायिका के विरह का वर्णन वर्ष के 12 महीनों में किया जाता है। अब कोई भी अगर हमसे विरह में है तो उस महीने क्या होता है, उस पूरे साल अलग हैं।
अब नागमती से उनके पति रत्नसेन पूरे 1 साल अलग रहे। अब उन 1 साल में उनके हर महीने में उनकी क्या कंडीशन रही, उस चीज का वर्णन है। तो इसीलिए बोला नायिका के विरह का वर्णन वर्ष के 12 महीनों में किया गया है। संयोग श्रृंगार का वर्णन करते समय कवि ऋतु वर्णन का सहारा लेते हैं एवं विरह वर्णन वियोग श्रृंगार के लिए 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर संयोग रस, भाई श्रृंगार रस जो है वो प्रेम का रस माना जाता है, ठीक है, और इसका स्थायी भाव रति होता है, ये भी हमें पता है। और श्रृंगार रस 2 में विभक्त है, एक संयोग रस और एक है वियोग रस। संयोग रस वो होता है जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं और उनके बीच प्रेम होता है, उसका जो वर्णन किया जाता है वो संयोग श्रृंगार रस होता है। लेकिन जब नायक और नायिका अलग होते हैं तो उनकी जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, उसको जो व्यक्त किया जाता है उसको वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। अच्छा, अब संयोग श्रृंगार रस को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रेम पूर्वक बताने के लिए जो कवि हैं वो अलग अलग ऋतुओं का सहारा लेते हैं। ऋतु का सहारा यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है, कवि ऋतु वर्णन की बात करते हैं, जैसे सावन की ऋतु हो सकती है, वसंत ऋतु हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मोस्टली श्रृंगार रस को व्यक्त करने के लिए ये ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। लेकिन वियोग श्रृंगार रस को, यानी कि जहाँ पर अलग हैं, उसको करने के लिए 12 मासा का प्रयोग किया जाता है। 12 मासा में अब क्या होता है, पूरे 12 महीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी 6 ऋतुओं का इस्तेमाल, संयोग श्रृंगार रस में 6 ऋतुओं का इस्तेमाल करते हैं हम, और वियोग श्रृंगार रस में हम 12 महीनों का इस्तेमाल करते हैं वियोग को समझाने के लिए। समझ में आ गया। तो 12 मासा पद्धति का प्रयोग, एक्चुअल में 12 मासा क्या है, 12 मासा एक तरीके से वियोग श्रृंगार रस को व्यक्त करता है। प्रश्न संख्या 7 है, 12 मासा के पदों में किन किन ऋतुओं का वर्णन है। अब कौन सी ऋतु का वर्णन हुआ है यहाँ पर, तो पूरी तरीके से क्रमशः जो है आपको दिखाया गया है। ऋतु एक ही है, शिशिर ऋतु, लेकिन इसमें अलग अलग मास हैं। 12 मासा में 4 पदों में क्रमशः प्रथम व द्वितीय पद में अगहन एवं पूस महीनों में हेमंत ऋतु और तृतीय और चतुर्थी पदों में माघ एवं फागुन महीनों में शिशिर ऋतु का वर्णन है। तो आपको समझ में आ गया। देखिए, 4 पदों में क्रमशः प्रथम द्वितीय पद में अगहन एवं पूस महीनों में हेमंत ऋतु, ठीक है, हेमंत ऋतु ये 3 महीनों में हुई। फिर तृतीय और चतुर्थी पदों में माघ और फागुन महीनों में शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 8, विक्रम संवत के सभी महीनों के नाम लिखिए। अब आपको देखिए 12 महीने होते हैं, हम सभी को इंग्लिश कैलेंडर के महीनों के नाम बड़े अच्छे से याद है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे 12 महीने के नाम याद है। लेकिन विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो 12 महीने होते हैं उनके नाम आपको यहाँ बताने, जनवरी फरवरी नहीं बताना है, ठीक है। जैसे हमने अगहन, पूस ये सब पढ़ा ना, इसी को आपको यहाँ से बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विक्रम संवत के सभी महीनों के नाम निम्न हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, चैत्र मास को हम चैत भी कहते हैं, पहला महीना ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चैत्र मास पहला महीना, फिर है बैसाख दूसरा, ज्येष्ठ तीसरा महीना, आषाढ़ हमारा क्या हो गया, चौथा, फिर श्रावण 5वां महीना, फिर उसके बाद आते हैं छठा भाद्र पक्ष यानी कि भादो, 7वां अश्विन, 8वां कार्तिक, 9वां मार्गशीर्ष, 10वां होता है आपका अग्रहायण या अगहन या असौज, ठीक है। मार्गशीर्ष को हम लोग अग्रसायण, अगहन या औसज भी कहते हैं। फिर आपका 10वां है पौष मास, फिर है 11वां माघ और 12वां है फाल्गुन महीना, फाल्गुन या फागुन, ठीक है ना। तो अब इनको आप कहीं लिख लो, आपको पता होना चाहिए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कितने होते हैं। देखिए क्या है, चैत्र जिसे चैत कहते हैं, बैसाख ज्येष्ठ या जेठ, आषाढ़ श्रावण यानी कि सावन का महीना, भाद्रपद यानी कि भादव, अश्विन यानी क्वार, कार्तिक यानी कि कालिक, मार्गशीर्ष जिसको हम अगहन या असौज के नाम से जानते हैं, पौष जिसे पूस मास कहते हैं, माघ यानी कि माह
और फाल्गुन यानी कि फागुन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरे 12 महीने हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं, उनके नाम लिखिए। आप सभी को पता है कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। ठीक है, ये तो अभी हम लोग बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला है वसंत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म, तीसरे है वर्षा, चौथा है शरद ऋतु, पांचवा हेमंत और छठा है शिशिर ऋतु। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ये 6 ऋतुएं होती हैं। फिर से याद कीजिए, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, विरहा वर्णन के क्रम में 12 मासा पाठ के पदों में कवि ने प्रकृति के किन किन उपादानों का वर्णन किया है। तो विरहा वर्णन कर रहे हैं 12 मासा में जायसी जी। उन पदों में जो इन्होंने 4 पद हमारे सामने 4 महीनों के जो रखे हैं, इनमें प्रकृति के बारे में भी लिखा है। किस महीने में बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश है, ओले पड़ रहे हैं, हवा बहुत ठंडी चल रही है, प्रकृति के जो चीज, उन सभी के बारे में बताया है, उसी को आपको यहाँ बताना है। तो देखिए क्या है, प्रकृति श्रृंगार वर्णन में उद्दीपन का कार्य करती है। उद्दीपन यानी कि ये हमारे जो भी भाव हैं उनको बढ़ाती है। अब मान लीजिए वियोग है तो भी हमको हमारे वियोग की दशा को बढ़ा देगी, और अगर संयोग है तो वो हमारी कामेच्छा को बढ़ाएगी। तो ये उद्दीपन यानी कि जो हमारे अंदर रस पैदा हो रहा है, चाहे वो प्रेम हो, शोक हो, उसको हमेशा बढ़ाने का ही प्रयास करती है। अतः संयोग व वियोग वर्णन करते समय कवि प्रकृति के विभिन्न उपादानों का वर्णन करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से वो विरह या संयोग को बहुत अच्छे से डिटेल में बता पाते हैं। जायसी के इन पदों में प्रकृति का वर्णन मिलता है। अब वो किस तरीके से प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, देखिए। पहला छंद, जो पहला छंद हमारे पास आया, उसमें उन्होंने क्या किया है, दिन का घटना, रात का बढ़ना उन्होंने बताया है। जाड़े की अधिकता, भौरा और कौवे का वर्णन है। अब जब ठंड बढ़ती है, जब ठंड शुरू होती है, आप लोगों को भी पता है कि दिन जो हैं वो छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो सुबह होती है देर, अब आप जैसे आजकल सुबह, जो गर्मियों के टाइम अगर आप सुबह देखोगे तो सुबह 5 बजे तक सूरज निकल आता है। ठीक है, और रात में 7 बजे तक आपको रोशनी रहेगी आसमान में। डूब तो वो जल्दी जाता है, लेकिन 7 बजे तक आसमान में रोशनी रहती है। ये हुआ ना, 12 घंटे से ज़्यादा का समय हुआ। अब आप आ जाओ ठंड के समय। सुबह आपको कभी कभी 6 बजे भी रोशनी नहीं मिलेगी, 6 बजे तक भी सूरज नहीं निकलता है, और शाम को 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो 12 घंटे का हो गया, रातें लंबी हो गई, है ना। मतलब आप समझ लो 10 से 11 घंटे की रोशनी रहती है, और आपका उससे ज़्यादा लंबी रातें हो जाती हैं। और जाड़े की अधिकता, क्योंकि जैसे जैसे दिन छोटे होंगे उस समय आपका ठंड बढ़ने लगती है। इसी में उन्होंने प्रकृति के उपादान, प्रकृति की भाई पशु पक्षी भी प्रकृति से ही प्रदत्त हैं हमें, तो भौरे और कौवे का भी वर्णन किया है। दूसरा छंद है, जाड़े से कांपना, सूड़ का दक्षिणायन होना, चकवी, कोयल, बाज, सारस पक्षियों का उल्लेख है। अब दूसरे छंद में जो प्रकृति का उपादान है, उन्होंने क्या बताया कि जाड़ा और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ा, और उसके कारण जो है शरीर में कपकपाहट होने लगी। पहले तो हल्का हल्का ठंड होती है तो हमें अच्छी लगती है, फिर जब और ज्यादा ठंड होती है तो क्या होता है, हम कांपने लगते हैं। वो हुआ है। अब इनमें जो पक्षियों के नाम लिए हैं, जिसमें चकवी है, कोयल है, बाज है, सारस, इन पक्षियों का नाम लिया गया है। तीसरे छंद में पाले का वर्णन है, पवन के झकोरे हैं, महावट यानी महावट का उल्लेख है, ओला व भौरे ए का उल्लेख है। अब यहाँ पर ठंड और बढ़ी। अब ठंड पड़ने से क्या होता है, जब और बढ़ते तो पाला पड़ जाता है, यानी कि जो पेड़ पौधे फसल जो होती है वो उन सभी के ऊपर ठंड मार जाती है उनको। वो हुआ। पवन के झोंके, हवा तेज हो जाती है तो वो हवा एकदम जैसे लगती है चीरती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे गर्मियों में हीट वेव चलती है, उसी तरह आपके ठंड में भी शीतलहर चलती, शीतलहर ठंडी चलती है ना एकदम, वो चलती है, जिसको कोल्ड वेव्स भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ों, और आपके ओले पड़ते हैं, बारिश होती है, ये सारी चीज़ें हैं, और भौरे के बारे में बताया है। चौथे छंद में फागुन पवन झकोरे का बहाना है,
शीत की अधिकता है, पीले पत्ते हैं, वृक्षों के पत्तों से गिरना है, ढाकों का पत्र विहीन होना है और वनस्पतियों की प्रसन्नता है। अब क्या होता है, वसंत जो ऋतु आती है फागुन मास के पहले, तो उसमें जो है पतझड़ आता है, तो उस मौसम में जो है पत्ते पीले होकर अपने पेड़ों को छोड़ देते हैं। वही चीज़ उन्होंने बताया, पवन के झोंके तेज हो जाते हैं जिसकी वजह से शीत थोड़ा बढ़ जाती है, पत्ते पीले पड़ चुके हैं और वो वृक्षों से गिर जाते हैं, और ढाकों का पत्रविहीन यानी कि जो डालियां होती हैं वो बिना पत्तों के हो जाती हैं। वनस्पतियां प्रसन्न होती हैं क्योंकि अब उसी के महीने फागुन मास में ही वसंत ऋतु भी शुरू हो जाती है, और जो है प्रकृति में फिर नए नए फूल पौधे पेड़ सब चीज़ें में हरियाली और रंग बिरंगे फूल और गंध महकने लगती है, तो इस वजह से उसको बोला जाता है वनस्पतियां बहुत प्रसन्न हैं। तो ये आपके हो गए सभी प्राकृतिक उपादान। अब आ गए प्रश्न संख्या 11 पे। जायसी ने वर्षा के लिए माहुट शब्द का प्रयोग क्यों किया है? अब उन्होंने, भाई वर्षा हो रही है लेकिन उन्होंने उसके लिए माहुट शब्द क्यों इस्तेमाल किया है, जिसे हमने महावट भी बोला। 12 मासा के पदों में जायसी ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि जो वहाँ की बोलचाल की भाषा रही है, जो मोस्टली एक तो होती है कि जिस भाषा में लिखा जा रहा है, जैसे अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, इन सभी में हम लिखते हैं, लेकिन एक होती है हमारी बोलचाल की भाषा कि जो हम मोस्टली लोगों से बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं। बोलचाल की भाषा में कृषक समाज शीतकालीन वर्षा को महावट या माहौट कहता है। समझ में आया? एक तो वर्षा काल, जब वर्षा ऋतु आती है तो एक बारिश होती है, एक बारिश होती है ठंड के समय, ठीक है। अब ठंड के समय अब आप याद करो, दिसंबर के एंड या जनवरी के स्टार्टिंग में ये बारिश होती है, तो वो बारिश जो रहती है उसको क्या बोलते हैं, महावट या महावट। तो ये कृषक बोलते हैं, जो किसान होते हैं वो उसको बोलते हैं। इसीलिए जायसी ने वर्षा के लिए माहू शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उनकी रचना 12 मासा में शीतकाल का वर्णन है। तो समझ में आया उन्होंने कि माहू शब्द का क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि उन्होंने जो लोकल लैंग्वेज है भाषा की उसको इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 मासा की नायिका क्षार क्यों बन जाना चाहती है, पवन से वह क्या प्रार्थना करती है और क्यों? अब 12 मासा की जो नायिका है नागमती, अब उनके साथ क्या है कि वो विरह में बहुत ज़्यादा तड़प रही हैं। अब उसके कारण जो है वो कहती हैं कि मैं इस विरह की अग्नि में जल जाऊं, अगर मेरे पति मुझे एक बार देख लें तो मेरा ये जलना भी सफल हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ ये कहती हैं कि मैं जल जाऊं और क्षार अर्थात राख बन जाऊं। जलने के बाद कोई भी वस्तु राख बन जाती है ना, तो मुझे जाकर पवन तुम उस राह पर बिखेर देना जिस राह पर मेरे पति आएंगे, कदम रखेंगे, तो कम से कम इसी बहाने मैं उनका स्पर्श तो प्राप्त कर लूँगी। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, होली के उत्सव पर नायिका दुखी है, उसके हृदय में विरह की अग्नि होली की तरह जल रही है, क्योंकि अब विरह की अग्नि क्या है, वो होली के समान जल रही है। यदि उसके प्रियतम को उसका इस तरह जलकर मरना अच्छा लग रहा है तो वह जलकर मरने में भी क्रोध नहीं करेगी, अर्थात कि उसे अच्छा, अगर उनके पति को अच्छा लगता है तो वो जलकर मर जाना ही उसके लिए बेटर है, अच्छा है। किंतु रात दिन उनके मन में यह विचार आता है कि वह जलने के बाद क्षार बनकर अपने प्रिय के शरीर से लग जाएं, यानी कि वो क्षार बन जाएं और क्या करें अपने अब क्षार बनने का तात्पर्य तो आपको समझ में आया कि राख बन जाना, कोई भी चीज़ जल के जो है राख बन जाती है, तो वो क्या कहते हैं कि वो जलकर जो है क्षार बन जाएं और पति के का स्पर्श प्राप्त करना चाहती हैं। वह पवन से प्रार्थना कर रही हैं कि वह उसके शरीर की राख को उड़ाकर ले जाए। अब क्षार अर्थात राख बन गई जल के विरह अग्नि से, अब क्या है वो कह रही कि पवन से कि मेरे राख को उड़ाकर ले जाओ और उस रास्ते पर डाल दे जिस रास्ते पर उसके प्रियतम के पैर पड़ते हो, यानी कि जिस रास्ते से मेरे प्रियतम आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो आए नहीं है, काफ़ी टाइम से वो इंतज़ार कर रही है, तो जिस रास्ते पर डालोगे उस जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उसी रास्ते पर जाकर उस राख को डाल दो। नागमती की इच्छा है कि भले ही जीवित शरीर से वह अपने प्रियतम से मिल ना पाए, किंतु अपने शरीर की राख से ही सही उसके प्रियतम के चरणों का स्पर्श उसे मिल जाएगा। मतलब कम से कम ऐसे नहीं तो कम से कम मरने के बाद राख बनकर ही उनके चरणों का स्पर्श तो मिलेगा। वह अपने स्वामी के चरणों में ही अपने जीवन को सफल मानती हैं। तो क्या बोल रही है, बस वो किसी तरीके से स्पर्श पाना चाहती है, अपने पति का साथ पाना चाहती है, चाहे जीवित रहकर मिले चाहे मृत्यु के बाद मिले। तो वो चीज़ यहाँ पर उनकी व्याकुलता को, उनके विरह वेदना को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। तो जायसी जी ने जो ये 12 मासा जो लिखा है, इसमें नागमती का विरह जो
उन्होंने वर्णित किया है वो बहुत ही चरम पर है। जब क्या कहते हैं व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी या तकलीफ़ में होता है तो उसे आसपास की कोई भी चीज़ें सुहावनी नहीं लगती। तो इन जो 4 महीने इसमें व्यक्त किए गए हैं ये ख़ास तौर से आपको यही बता रहे हैं कि आप वो इतना ज़्यादा व्याकुल हैं, तड़प रही हैं कि उन्हें कुछ भी अच्छा लग ही नहीं रहा है। इवन बिस्तर नहीं अच्छा है, गहने नहीं अच्छे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है उनको, किसी के साथ नहीं अच्छा लग रहा है। इवन होली का उत्सव जो मन रहा है वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वो होली का अग्नि जो है वो अपने हृदय में महसूस कर रही है। कह रहे हैं ऐसे ही सही मैं जल तो जाऊं और जाकर अपने पति के पैरों में राख के स्वरूप में ही स्पर्श कर लूं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ हमारे सामने कुछ पंक्ति हैं जिनका हमें काव्य सौंदर्य बताना है। काव्य सौंदर्य में 2 चीज़ें आती हैं, आपको पता है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, दोनों ही चीज़ें हम बताएंगे। पंक्ति देखिए क्या है, ये तन जारे छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकुते ही मारन होई पैरे कंत धरे जह पाऊँ। तो यहीं पर वो बात बताई गई है कि जो है यह तन जो है जल जाए और छार में बदल जाए, छार के कहे और क्या है जलकर छार में बदल जाए अर्थात राख में परिवर्तित हो जाए, और कि पवन उड़ाए, और मुझे जब मेरी शरीर की राख बन जाए तो ये पवन जो है उड़ाकर ले जाए। मकुते ही मार्ग होई, उस मार्ग पर लेके जाकर हमको बिछा दे जिस मार्ग से मेरे कांत अर्थात मेरे पति का आगमन हो। तो इस तरीके से मैं उनका स्पर्श प्राप्त कर लूंगी। तो इसका सबसे पहले भाव सौंदर्य देखिए क्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर जायसी ने नागमती की विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करते हुए कहा है। अब ये अतिशयोक्तिपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई विरह अग्नि से जल जाए और राख में तब्दील हो जाए, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हमें दिखता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि वियोगाग्नि में अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगी, इस राख को पवन उड़ाकर ले जाए और मेरे प्रियतम के मार्ग में बिछा दे ताकि मेरा प्रियतम उस राख पर अपने कदम रखकर चल सके। तो इस तरीके से मैं उनका स्पर्श भी प्राप्त करूंगी। चलो कम से कम मैं इस तरह से उनका स्पर्श तो प्राप्त कर लूंगी। इस प्रकार कवि ने अतिशयोक्ति द्वारा अपनी विरह वेदना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। ये पंक्तियों में चौपाइयाँ छंद हैं, भाषा अवधि है और रस वियोग श्रृंगार रस है। तो इसको आप अलग अलग पॉइंट्स में भी दे सकते हो, हमने ऐसे भी दे दिया। भाव सौंदर्य के साथ हमने काव्य सौंदर्य को क्या कहते हैं शिल्प सौंदर्य को भी मिला दिया है। अब फिर हमारे पास कुछ पंक्ति हैं, देखिए क्या है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति में निहित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करना है। पंक्ति क्या है, सयरी अग्नि बिहरनी जिये जारा, सुलगी सुलगी दगए दय छारा, ये दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन जम करें भस्मंतु, पिए सो कबहू संदेशा ए भौरा ए कागा, सो धनी बिहारे जय कहीं ते कि धुआं हम लागा। तो अब यहाँ पर क्या है कि किस तरीके से वो विरह अग्नि में जल रही हैं, और विरह अग्नि में जलने के कारण जो है उनके शरीर उनके अग्नि जो जल रही है, विरह अग्नि है, वेदना है, तो कोई भी चीज़ अगर जलती है तो उससे धुआं उठता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो इतनी तड़प रही है जो, तो नागमती अपना संदेशा अपने पति के पास पहुँचाना चाहती हैं, और इस संदेश के लिए उन्होंने कोयल कौवे और किसको भंवरे को चुना है, और उनको जो है संदेश लेकर भेजा है। उनसे ये बोल रही हैं कि तुम जाकर मेरे पति से कहना कि जो इतना जो वियोग अग्नि है सब है, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा जल रही हैं। जलने के कारण क्या है, उनके शरीर से धुआं निकल रहा है। जो धुआं निकल रहा है उसी से हम दोनों काले हो गए। ठीक है, दिया है ना, क्या दिया, संदेशा भौरा एक आगा। तो क्या बोल रहे हैं, सो धनी बिहे जही कहीं ते ही धुआं हम लागा। तो यानी कि हमारा जो ये काला रंग है वो उनकी विरह अग्नि से उठते हुए धुएं के कारण हमारा ये रंग काला हुआ है। देखिए इन पंक्तियों में अघन मास में विहरणी की दशा का मार्मिक अंकन है। अब अघन मास में जो है हल्का ठंड होती है, तो उसको उन्होंने व्यक्त करते हुए बोला है। इस मास में सियराती हवा विहरणी के हृदय को ठंडक पहुंचा रही है। हवा जो चलती है उससे हम कांपने लगते हैं, ठंड होती है, तो वो सिहराती हुई हवा हमको ठंडक पहुंचा रही है, पहुंचाने के स्थान पर हमको जलाएगी, लेकिन उनको क्या है वो जला रही है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, जब हम प्यार में होते हैं
तो प्रियतम का जो वियोग है उससे हम कोई भी चीज़ हमें सुख नहीं देती है। ठंड में हमें ये लगता है कि हम जब बहुत ठंड लगे तो पति के गले लगकर गर्मी को प्राप्त करें, लेकिन यहाँ उनके पति हैं नहीं, तो वो ठंड जो है उनको ठंडक पहुँचाने की जगह उनको और ज़्यादा जला रही है, अर्थात उन्हें इस ठंडक में अपने प्रिय की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। नायिका की जवानी प्रिय के वियोग में भस्म होती जा रही है। यहाँ नायिका भौरे और कौवे को अपना संदेश वाहक दूत बनाती हैं और प्रिय तक संदेशा पहुंचाने का प्रयास करती हैं। तो ये जो भाव दिया गया है वो है, अर्थ तो मैंने अभी आपको बता दिया, तो और ये रहा उसका भाव। अब शिल्प सौंदर्य में देखिए क्या है, सिमरी सिमरी बिहरिनी जिय जारा में विरोधाभास अलंकार है। अब क्या है विरोधाभास क्यों, सिमरी सिमरी विहरिनी यानी कि ठंडक पहुंचाने, सिरने वाली ठंड में वो जल रही हैं। अब देखो जहाँ ठंडक होगी वहाँ जलना तो होगा नहीं ना, तो यहाँ पर ये विरोधाभास अलंकार आ रहा है। फिर है अंतिम पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार का कैसे प्रयोग है कि धुआं लगने से, कि जो अग्नि जल रही है उसके धुआं, हम कह रहे हृदय की अग्नि हो या कोई भी अग्नि हो, उसकी वजह से कौवा और भंवरा काला नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। सियरी सेरी और सुलगती सुलगी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्द एक ही है, दो बार आए हैं और दोनों बार इसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दुख दग्ध में अनुप्रास अलंकार है। अवधि भाषा का प्रयोग है। दोहा चौपाई दोहा छंद प्रयोग किया गया है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो जो भाषा है, दोहा छंद चौपाई है, ये सब लगभग एक सी रहेगी, खाली अलंकार वगैरह आप ठीक से देख लेना, हर पंक्ति में अलग अलग रहते हैं। अब क्या है, यहाँ पर भी दो पंक्तियां दी गई हैं जिनका हमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताना है। देखिए क्या है, सौर सुपोती आवह जूड़ी जानू सेज हिम वंचल बूढ़ी। अब क्या होता है, जब ठंड आती है तो हम लोग क्या है, कम्बल है, रजाइयाँ हैं, निकाल लेते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नागमती ने भी वही किया है, कम्बल निकाला है, बिस्तर है, ये सभी चीज़ें हैं। तो अब वो बोल रही हैं कि इतना ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि ये जो सौर सुपेती मुझे गर्म करने के लिए थी, जो बिस्तर गर्म करने के लिए था, वो एकदम बर्फ़ के समान ठंडे हैं। अब इसको उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि भाई बिस्तर में पति के साथ होना चाहिए, लेकिन पति है नहीं, इस वजह से वो उनको एकदम बर्फ़ के समान, अकेली हैं। तो अब जैसे हम लोग भी अकेले बिस्तर पे लेटो तो देखो क्या होता है, हम लोग जितनी जगह लेटे उतनी जगह गर्म है, अगर पलट के दूसरी तरफ जाओ तो जगह कितना ठंडा हो जाता है बिस्तर, एकदम जैसे लगता है बर्फ़ के समान ठंडा है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया है कि वो बिस्तर जो है वो हिम के समान ठंडा हो गया, जैसे कि मैं कोई बर्फ़ की सिल्ली पर हूँ। इन काव्य पंक्तियों में पूस मास की भयंकरता तथा प्रभाव वियोगी नायिका यानी नागमती का दर्शाया गया है। भयंकर शीत ने नायिका को जूड़ी चढ़ा दी है, उसकी सर्दी बिस्तर में ना जाने के बाद भी नहीं जाती है, बिस्तर तो बर्फ में डूबा प्रतीत होता है। मतलब ये जो ठंड है इसकी वजह से सौर सुपेती, मतलब आप समझ लो जो हम लोग रज़ाइयाँ और कम्बल ओढ़ते हैं वो, और बिस्तर, तो हम ठंड से बचने के लिए अक्सर क्या होता है, रज़ाई में कम्बल में घुस गए। वहाँ पे जब नायिका जाती हैं तो वहाँ पे भी उनकी ठंड नहीं जा रही है, क्योंकि वो बिस्तर पर अकेली हैं, तो जिस तरफ भी मूव करती हैं उधर वो चीज़ उनको ठंडा ही लगता है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, इस काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि उपमेय यानी कि सेज और उपमान यानी हिमवंचल की संभावना प्रकट की गई है। अब यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों है, क्योंकि सेज अर्थात जो बिस्तर है वो हिम की सिल्ली के अनुसार, यानी कि जो आइस ब्रिक्स होती हैं उनके तरीके से ठंडा बताया गया है। सपोज करने के लिए बोला जा रहा है कि बिस्तर जो हैं वो इस तरीके से हिम की सिल्ली के समान लग रहे हैं। सौर सुपेती में अनुप्रास अलंकार है, भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है और वियोग श्रृंगार रस है। भाई पूरे में आप देखोगे वियोग श्रृंगार रस हमें देखने को मिलता ही है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब पंक्तियां क्या है देखिए, विरहे सहचान भय तन चाड़ा जियत खाए मुहे नहीं छाड़ा। अब क्या है कि ये जो विरहा की जो अग्नि है ये बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही है और ये मेरे को अंदर ही अंदर खाती चली जा रही है, अर्थात जैसे कि गिद्ध जो है वो नोच नोच के मांस को खाते हैं, उसी तरह से ये विरहा भी मुझे नोच नोच कर खाए जा रहा है और मुझे छोड़ेगा नहीं। तो ये देखिएगा, इसमें नागमती के वियोग में मरणासन्न दशा का मार्मिक वर्णन है। विरहा रूपी बाज यानी कि सहचान एक ऐसा पक्षी है जो जीते हुए जीवित व्यक्ति का मांस खाता है। तो वही चीज़ बताया ना कि जो है
विरहा को कैसा बताया गया है? सहचान, अर्थात एक बाज पक्षी ही है जो भय में तन चाड़ा, यानी कि विरहा मेरे शरीर को ऐसा खा रहा है जैसे बाज जो है एक जीवित व्यक्ति को खाता है, व्यक्ति का मांस खाता है। वैसे पक्षी मरे हुए व्यक्ति का मांस खाते हैं, वैसे पक्षी मरे हुए यानी और बाकी जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, जब कोई मर जाता है तो खाते, लेकिन बाज जो है वो जीवित में ही खाने लगता है। किंतु विरह संतप्त नागमती की दशा मरे हुए के समान हो गई है, उसी को कवि ने बाज के द्वारा खाया बताया है। तो अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं उन्होंने कि विरहा जो है, विरहा जो अग्नि है यानी कि जो जुदाई का जो गम है वो क्या है, सहचान अर्थात बाज के समान है। जिस प्रकार बाज जीवित व्यक्ति को ही खाना शुरू कर देता है, उसी तरीके से इस विरहा ने भी मुझे नोच नोच के खाना शुरू कर दिया है, अर्थात हम धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, विरहा सहचान, विरहा रूपी बाज में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर विरहा को बाज के रूप में बताया गया है। विरहा का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि नोच नोच के खाना ये काम जो है मानवीकरण के रूप में है। वियोग में चरमावस्था है, अब जहाँ पर विरह ही आपको नोच नोच के खाने लगे तो वो तो चरम अवस्था ही हो गई ना, इससे नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अवधि भाषा का प्रयोग है और चौपाई छंद है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, इनका भी हमें काव्य सौंदर्य ही लिखना है। देखिए क्या है, पिए से कबहू संदेशा ए भवरा ए कागा, सोधनी बिहे जरी गई तेही की धुआं हम लागा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नागमती जो है अपने पति को जाकर संदेश देने के लिए कौवे और भंवरे को से बोल रही हैं और कह रही हैं कि तुम वहाँ जाकर उनसे बोलना कि तुम्हारी प्रिया जो जब जल रही है विरह में, उसके कारण जो धुआं उठ रहा है उसी के कारण जो है हम दोनों काले हो गए। अब देखिए, कौवा काला भंवरा काला, तो उन्होंने बोला कि हम दोनों जो काले हैं, काला रंग हमारा, उनके विरह के कारण जो धुआं उठ रहा है उनसे, उसकी वजह से हम दोनों काले हो गए हैं। जायसी द्वारा रचित इस दोहे में कवि नागमती की विरह वृथा का मार्मिक चित्रण करता है। नागमती भौरा और काग से कहती हैं कि तुम जाकर मेरे पति को यह संदेश दे दो कि तुम्हारी पत्नी विरह की अग्नि में जलकर मर गई है। उसी आग से जो धुआं निकला उसी से हमारा शरीर काला हो गया है, कि मतलब जो विरह की वजह से जो अग्नि उठी है उसकी वजह से हम काले हो गए हैं। अब इसका शिल्प सौंदर्य, नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। अब विरह में जो अग्नि उठना है उसकी वजह से काला हो जाना, धुआं उठना, तो ये मार्मिक चित्रण है। 12 मासा वर्णन के अंतर्गत अघन मास के शीत का प्रभाव दर्शाया गया है। संबोधन शैली का प्रयोग है, क्योंकि वो किसको बोल रही है, काग और भौरे को बोल रही हैं, इसलिए यहाँ पर संबोधन शैली है। भौरा और काग को दूध बनाकर भेजा गया है। अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि भाई किसी के भी कितना भी धुआं उठेगा, भौरा और कौला काला नहीं होगा, वो ऑलरेडी काले रहते हैं। भाषा अवधि है और छंद दोहा है। पृष्ठ संख्या 18 है, यहाँ पे भी कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसका हमें काव्य सौंदर्य लिखना है। तनजस पियर पात भा मोरा, बिरहे न रहे पवन होई झोरा, तरिवर ढरे ढने बन ढाखा, तन अनपत फूल फर शाखा। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। क्या इस काव्यांश में जायसी ने फागुन मास में नागमती की विरह व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। अब क्या आ गया, फागुन मास। अब फागुन मास में त्योहार मनाया कौन सा जाता है, होली का, तो वो मास आया है। फागुनी हवा झकझोर रही है, यानी कि अब उसमें भी हवा चलती है तो वो भी झकझोर रही है। इस महीने में शीत लहर चलती है, विहरणी नागमती को इसे सहना कठिन हो रहा है। फागुन मास में जो शीत लहर चल रही है वो उनके लिए बहुत ही तकलीफ देह है। उनका शरीर पीले पत्तों के समान पीला पड़ गया है। विरह पवन उनके शरीर को झकझोर रही है। इस मास में पेड़ों के पत्ते झड़ते जा रहे हैं, वे बिना पत्तों के हो गए हैं तथा वन ढाकों के बिना हो गए हैं। तो जितने भाई क्या होता है, फागुन मास में जो है बसंत ऋतु का भी आगमन होता है। अब बसंत ऋतु से पहले ही फागुन मास में पतझड़ भी आता है। फागुन महीना होता है और ऋतु अलग होती है, तो पहले बसंत ऋतु आने से पहले पतझड़ आता है। तो उस समय क्या होता है, जो पेड़ों पे जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ के गिर जाते हैं और सारे ही पेड़ जो हैं वो बिना पत्तों के हो जाते हैं। फूल और पौधे पर नई कलियां आ गई। अब फागुन मास में ही क्या वसंत ऋतु आई, तो जब जो सब कुछ झड़ गया था अब उनमें नई कोपलें फूट रही हैं, नए पत्ते फूल और आ रहे हैं।
इस प्रकार वनस्पतियां तो उल्लासित हो रही हैं, पर नागमती की उदासी दोगुनी हो गई। तो प्रकृति जो है जहां उदास थी वो फिर से प्रफुल्लित होने लगी, लेकिन नागमती की जो स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वो जिस तरीके से पहले उदास थी उसी तरीके से आज भी उदास है। इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, नागमती के विरह की चरम सीमा व्यंजित हुई है। नागमती के विरह में त्याग की भावना निहित है, वह पति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है। अलंकार है इसमें उपमा, जहां पर तन जस मोरा इसमें दिया गया है, तन जैसे मेरा है। रूपक अलंकार है विरह पवन में, और अनुप्रास है फूल फर में। भाषा अवधि है, छंद दोहा और चौपाई दोनों ही हैं। रस वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, इसका भी हमें यहाँ पर काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तुम बिनु कंता धनी हरोई, तन तिनुवर भा डोला, ते ही पर बिरह जराई है, चरे चहे उड़ावे छोला। तो अब यहाँ पर उनके विरह की मतलब बिना पति के उनकी क्या कंडीशन हो रही है उसको यहाँ पर बताया गया, दिया ना, तुम बिनु कंता धनी कराई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस दोहे में विहरिणी नागमती की वियोगावस्था का मार्मिक चित्रण किया गया है। वह प्रियतम के अभाव में सूख कर कांटा हो गई हैं, क्योंकि भाई हमको तकलीफ है, तो उससे क्या होता है, उन्होंने बताया कि मैं सूख कर जो है एकदम कांटे के समान पतली हो गई हूँ। उनका शरीर वृक्ष की भांति हिल रहा है, जब अब एकदम दुबली हो गई तो जब हवा चल रही है तो वो जैसे वृक्ष हिलता है उस तरीके से हिल रहा है। इस पर भी विरह उसे जलाकर राख किए दे रहा है। तो इतना, और विरह अग्नि क्या है, वो उनके जल में जल रही है और वो राख होती जा रही है, वह उसे राख बनाकर उड़ा देना चाहती हैं। तो अब क्या है कि भाई हम एकदम दुबले हो गए हैं, विरह अग्नि जल रही है, हवा चल रही है, तो उससे मैं डोल रही हूँ, और विरह अग्नि के कारण क्या है वो मैं जलती चली जा रही हूँ। अब इसका शिल्प सौंदर्य, नागमती की विरह वेदना अभिव्यक्त हुई है। तनु तेनुवर में अनुप्रास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि कोई चाहे जितना भी वियोग में डूबा रहे वो सूख कर काटा नहीं हो सकता, और ना ही हवा के झोंके से पेड़ के समान हिल सकता है। भाषा अवधि है और छंद दोहा है। प्रश्न संख्या 20 है, यहां पर भी हमें भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को व्यक्त करना है। क्या है देखिए, रकत ढरा आंसू गरा हाड़ भय ये सब संख, धनी सारस होई रहे मुही आय समेट पंख। तो यहाँ बोल रहे हैं रक्त जो है वो आंसू बनकर पूरी तरीके से बह गया है, हाड़ जो है मांस जो है वो सूख गया है, हड्डियां जल के जो है वो शंख के समान हो गई हैं। विरह वेदना में वो अपने शरीर की दशा बता रही है कि कैसे कैसे हो गया है। धनी, अब मैं क्या है मरणासन अवस्था में हूँ, मतलब मेरा पास ना रक्त है, ना मांस है, ना हड्डी है, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा है। मेरी कंडीशन इस समय बहुत ही दयनीय है, यानी कि मैं जो है अब मरणासन अवस्था में हूँ। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे पति सारस की तरह आएँ और अपने पंख पसार कर मुझे अपने पंखों में भर लें। विहरणी नायिका नागमती कहती है कि विरह के कारण मेरे शरीर का सारा रक्त ढर गया, यानी कि बह गया। कैसे बहा? आंसुओं में बहा, क्योंकि वो विरह में थी, रो रही थी, तो सभी कुछ जो है बह गया। मेरे शरीर का सारा मांस गल चुका है और सारी हड्डियां शंख के समान हो गई हैं। शंख के समान यानी कि वो सूख गई हैं, चूरा टाइप की होती जा रही हैं। तो मैं तो सारस की जोड़ी की भांति प्रिय को और रटती हुई मरी जा रही हूँ। अब सारस की जोड़ी देखिए, ये एक ऐसी जोड़ी होती है जो ताउम्र के लिए बनती है। सारस पेयरिंग जब भी करेगा तो वो दोनों में से जब तक कोई मरता नहीं है वो जोड़ी टूटती नहीं है। तो वही चीज़ में बताया कि हम तो सारस की जोड़ी के समान हैं और मैं अब उनके विरह में मरी जा रही हूँ। अब मैं मरणासन अवस्था में हूँ, अब तो मेरे प्रिय यहाँ आकर मेरे पंखों को समेट लें, यानी कि वो अब सारस हैं और मुझे यहाँ पर कर मुझे पंखों में समेट लें, बस वो यही चाहते हैं। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए क्या है। नागमती की विरह व्रथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रभावी वर्णन है। अब अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ है? रक्त का बह जाना, आंसू बन के जो बहना है वहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। मांस का गल जाना, हड्डी का शंख बन जाना, ये चीज़ें उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में प्रस्तुत करी हैं। सब संख में अनुप्रास अलंकार है, भाषा अवधि है, छंद दोहा है और वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रश्न संख्या 21 है, यहाँ पे भी हमें काव्य सौंदर्य को ही व्यक्त करना है। देखिए क्या है। रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी, बिरहा सहचान भवे तन चाड़ा, जियत खाए मुहे नहीं छाड़ा,
रकत ढरा आंसू गरा हाड भय सब संख, धनी सारस होई रही मुहि आए समेट पंख। तो अब क्या कह रहे हैं, रात में मैं अपने भवन में अकेली हूं, मेरे पास मेरी सखी भी नहीं है, कैसे मैं अपने जो हमारे पंछी यानी अर्थात अपने पति के विछोह में मैं किस प्रकार जीऊं। ये जो विरह है ये बाज बनकर मेरे शरीर को अपने नोचना शुरू कर दिया। जैसे बाज जो है जीवित व्यक्ति को खाना शुरू कर देता है, उसी तरह मैं अभी जीवित हूँ और इस विरह ने मुझे धीरे धीरे करके खाना शुरू कर दिया है। मेरा रक्त आंसू बनकर बह चुका है, मेरा मांस गल चुका है, मेरी हड्डियां जो हैं सूखकर शंख बन चुकी हैं। अब मैं पूरी तरीके से मरणासन अवस्था में हूँ। तो मेरी जोड़ी का जो सारस है अर्थात जो मेरे पति हैं वो यहाँ पर आए और मुझे मेरे पंखों में समेट ले, मेरी बस एक यही कामना है। तो देखिए क्या है भाव सौंदर्य। इन पंक्तियों में कवि जायसी ने नागमती की विरहावस्था का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। पूस के महीने में भयंकर सर्दी पड़ रही है, उसका प्रियतम उसके पास नहीं है, भला वह एक बिछड़े पक्षी की भांति किस प्रकार जीवित रह पाएगी। विरह रूपी बाज ने उसके शरीर पर नजर गड़ा रखी है, वह अभी तो जीते जी खा रहा है, मरने के बाद भी यह उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। विरह के कारण उसका रक्त आंसुओं के माध्यम से बह गया है, आंख गल चुकी है, मतलब जितने भी है सब गल चुका है, हड्डियां शंख के समान दिखाई दे रही हैं। अब तो वह मरणासन अवस्था में है, अतः वह पंखों के समेटने की प्रार्थना अपने प्रियतम से करती है। पंथों की उसके पति जो हैं उन्होंने वहां पर सारस की उपमा इसलिए दी है क्योंकि जो सारस की जो जोड़ी होती है वो हमेशा के लिए बनती है, कभी वो लोग अपने पेयर को चेंज नहीं करते, तो इसीलिए उन्होंने सारस बोला है कि मेरे पति जो हैं वो सारस की भांति, मेरा जोड़ा जो है सारस की भांति यहाँ पर आएगा और मुझे अपने पंख में समेट लेगा। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। नागमती की विरह वेदना का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है, प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित हुआ है। प्रकृति का उद्दीपन रूप कैसे है, बाज के रूप में चित्रित हो रहा है। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है सब संख में, रूपक अलंकार है विरह सहचान में, जहाँ पर विरह को बाज की भांति बताया गया है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है जान सेज हिम मंचल बूढ़ी में आपका क्या दिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा अवधि है, छंद चौपाई है और रस है वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 22 है, यहाँ पर भी हमको काव्य सौंदर्य ही लिखना है, यानी कि भाव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। क्या है, लागे ढमाह परे अब पाला, बिरहे काल भये जड़ काला, पहल पहल तन रूई जय झापे, हलले हलले अधिकय हिल कापे। तो अब क्या है, यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी। अब बहुत ठंड ज़्यादा करने के कारण क्या है, पाला पड़ने शुरू हो गया है। पाला जानते हो ना, जब पौधों पर पाला पड़ता है तो वो पाला पड़ना शुरू हो चुका है। तो उसमें अब इनकी क्या अवस्था हो रही नागमती की। इन काव्य पंक्तियों में माघ मास में मेहरिणी नागमती की वियोगावस्था का मार्मिक चित्रण। तो माघ मास में जो ठंड पड़ जाती है उससे क्या होता है, लोगों का कांपना शुरू हो जाता है, वो चीज़ बताइए। माघ मास की भयंकर सर्दी पड़ रही है, पाला भी पड़ रहा है। माघ मास का जाड़ा विहरणी नायिका नागमती के लिए काल के समान बन गया है, क्योंकि ठंड है एक तो, ऐसे नॉर्मल इंसान कांपता है और जो वियोग में हो उसके लिए तो ये और ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। वह अपने शरीर के प्रत्येक अंग को रुई से ढकने का प्रयास करती है। रुई से ढकने का तात्पर्य यहाँ पे मोटे कपड़े से ढकने का प्रयास करती है, पर वे भयंकर जाड़े में अनुपयोगी सिद्ध होता है। मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से अपने शरीर को ढक लिया है लेकिन वो अभी भी उनकी ठंड नहीं जा रही है। विहरणी नागमती जाड़े के कारण बुरी तरह कांप रही है। अब यहाँ पर देखिए इसका शिल्प सौंदर्य क्या है। विरह काल में रूपक अलंकार है। विरह क्या है, वो काल अर्थात मृत्यु के समान बताया गया है। हलली हलेली में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। भाषा अवधि है। चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 23 है, यहाँ पे भी कुछ पंक्ति दी हैं जिसका हमें काव्य सौंदर्य करना है। नैन चूहई जस मारू नीरू, ते ही जल अंग लागे सब चीरू। अब यहाँ पर देखिए क्या है,
ठंड, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, आप देखिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो 3 महीने ज़्यादा ठंड रहती है, तो उस दौरान दिसंबर के एंड में और जनवरी में आप जो है बारिश होती है। तो जो लोकल लोग होते हैं वो बारिश को माहुट कहते हैं। तो उन्होंने वही बोला कि जब ठंड में बारिश होती है और वो हमारे शरीर को लगती है तो हम ठंड के मारे कांपने लगते हैं, होता है ना। यही तो वही बोल रहे हैं, नैन चुवही जस मारू नीरू। तो मेरे नैन ऐसे, क्योंकि ठंड का महीना है, तो वही कह रहे हैं कि मेरे नैन इस प्रकार चू रहे हैं, अर्थात मेरे आंखों से आंसू इस तरीके से निकल रहे हैं जैसे माहुट हो। माहुट अर्थात जैसे कि ठंड में बारिश पड़ती हो। ते ही जल अंग लाग सब चीरू, और उस आंसू जो हैं वो हमारे शरीर को जब छूते हैं तो जैसे लग रहा है कि वो मेरे शरीर को चीर देंगे। यही होता है ना, ठंड में एक बूंद पानी भी पड़ जाए तो हम लोग को कितना ठंडा लगता है। तो वही चीज यहाँ नागमती के साथ भी हो रही है। अब इसका भाव सौंदर्य देखिए क्या है। जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत की नायिका नागमती विरह अग्नि में जल रही है। उसका पति रत्नसेन परदेश गया है। वह इस वियोगी अवस्था में नागमती की आंखों से आंसू ऐसे टपक रहे हैं जैसे माघ महीने में वर्षा का जल बरसता है। यानी ठंड महीने में जो बारिश होती है, माघ महीना क्या ठंड का है, अब उसके आंखों से आंसू चमक रहे हैं जैसे कि वर्षा हो रही है। अश्रुओं की झड़ी के कारण उसके सारे कपड़े गीले हो गए हैं। इससे पानी उसके शरीर के अंगों में लग रहा है। उसे ये बूंदें बाण के समान प्रतीत हो रही हैं। अब ठंड के महीने में आंसू से कपड़ों का गीला हो जाना और शरीर से चिपकना, तो सोचिए कितनी ठंडी लग रही होगी। तो नागमती को वो जो आंसू हैं वो बाण की तरह, यानी कि वो ठंडक जो है, कपड़ों का गीला हो जाना, उसे बाण की भांति लग रहा है। कवि ने माघ मास में होने वाली वर्षा के प्रभाव का मार्मिक चित्रण किया है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने माहुट शब्द का इस्तेमाल किया है। इस ऋतु में शीत पराकाष्ठा पे होती है। इस मास में विरह अवस्था असहनीय हो जाती है, क्योंकि ये महीना बहुत ज़्यादा ठंड का होता है और वेदर भी भाई बारिश के कारण एकदम अच्छा सा लगने लगता है। तो इसलिए विरह अग्नि जो है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब शिल्प सौंदर्य इसके देखिए क्या, नैन चुवही जस मारू नीरी में उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर क्यों है, नैन उस प्रकार चू रहे हैं जैसे कि माहुट, यानी कि सर्दी के महीने की बारिश होती है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। माहुर शब्द माघ महीने की वर्षा के लिए प्रयुक्त किया गया है। चौपाई छंद है। वियोग श्रृंगार रस का परिपक्व हुआ है। प्रश्न संख्या 24 है, रहस्यवाद में विरह का क्या स्थान है। आप सभी को पता है कि ये जो रचना रची गई है वो रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। अब इसमें विरह के लिए क्या स्थान मिला है, अब आपको ये बताना है। देखिए क्या है, सूफी प्रेम मूलक रहस्यवाद में विरह की मार्मिक व्यंजना हुई है। अब ये आप जो देखें ये सूफी में आते हैं। अब सूफी में आप अगर जो देखोगे, जैसे जायसी जी भी हैं, वो भी उर्दू और फारसी में लिखते रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें लिखा है उन्होंने, इसमें तो वो पूरी तरीके से अवधी भाषा में ही प्रयुक्त किया है, लेकिन सूफी संत जो हैं वो अरबी फारसी में लिखते हैं, तो उसमें भी वियोग हमें देखने को, विरह जो है वर्णन देखने को मिलता है। जायसी ने भी नागमती के विरह वर्णन में इसका चित्रण किया है। वेरे प्रियतम परमात्मा, यानी से विरह में जलता भी है और कांपता भी है। यह विरह उसी परम सत्ता का है, यानी कि परम सत्ता, यानी कि देखिए सूफी संत जो होते हैं वो ईश्वर से जो है रिलेटेड होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे वो जिस तरीके से व्यक्त करते हैं, पर जो क्या कहते हैं भगवान है, उसको क्या मानते हैं, वो प्रियतम मानते हैं, और ये आत्मा क्या है, प्रियतमा है। तो इसलिए उनमें भी विरह इसी तरीके से व्यक्त हो। जैसे यहाँ पर जायसी जी ने नागमती के विरह वर्णन को किया है, वैसे सूफी संत काव्य जो होते हैं, जो रहस्यवाद में लिखे जाते हैं, उनमें वो जो प्रेमी प्रेमिका का वर्णन होता है, उसमें परमात्मा और आत्मा को प्रेमी और प्रेमिका बताया जाता है, और ये उसीलिए परम सत्ता का हो जाता है। यह लौकिक विरह नहीं है, लौकिक यानी इस लोक का विरह वो नहीं होता है। यह प्रियतम तक पहुंचने का माध्यम है। सारी सृष्टि उसी परम तत्व में लीन होने को व्याकुल रहती है। तो मतलब पूरी सृष्टि जो है वो पूजा अर्चना, पूजा पाठ में लगी रहती है, किसी तरीके से परमात्मा को प्राप्त कर ले और अंततः उसी से मिल जाती है। जायसी ने रहस्यवाद के विभिन्न रूपों को, विशेषकर साधनात्मक रहस्यवाद को अत्यंत सरस और मधुर बना दिया
है। तो रहस्यवाद में हम देखते हैं जो सूफी संत जो कार्य करते हैं वो उनके में भी आपको वियोग रस देखने को मिलता है, जो आत्मा और परमात्मा के रूप में होता है। जायसी जी ने तो यहाँ पद्मावत में राजा रत्नसेन और नागमती के विरह वर्णन का यहाँ पूरा एक उल्लेख किया हुआ है। प्रश्न संख्या 25 है, जियत खाई मुँह नहीं छाड़ा। पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में किया है। जियत खाए यानी कि जीते ही जी उसने मुझे खाना शुरू कर दिया है। किसने? एक बाज ने। वो बाज कौन है? विरह। तो यहाँ पर विरह को क्या बताया गया? एक बाज। बाज एक ऐसा पक्षी है जो जीते जी को भी खाना शुरू कर दे। बाकी पक्षी क्या है, किसी को भी मरने का इंतजार करते हैं तब उसे नोच कर खाना शुरू करते हैं, लेकिन बाज जो है अगर वो कमज़ोर है तो उसको जीते जी ही खाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर वही बताया कि विरह जो है वो क्या है, वो एक बाज के समान है। मैं जीवित हूँ और मेरे अंदर विरह है, उसने मेरे शरीर को खाना शुरू कर दिया जैसे एक बाज पक्षी खाता है। और ये जो है क्या है, जियति खाए मुँह छाड़ा, और जीते जी से मुझे खाना शुरू कर दिया है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। नागमती नायिका विरह को बाज के समान बताती है। बाज नोच नोच कर खाता है। यह विरह रूपी बाज भी नायिका के शरीर पर नजर गड़ाए हुए है। वह उसे जीते जी खा रहा है। उसे लगता है कि उसके मरने पर भी यह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी कि हम ये नहीं कि हम मर जाएं तो छोड़ दें। भाई बाज तो क्या होता है, जीते जी खाना शुरू करता है, व्यक्ति मर जाता है तो भी उसको खाता रहता है। तो ये विरह उसी तरीके से। अब विरह एक भावना है यहाँ पर, लेकिन उसे बाज के रूप में बता दिया है। बाज तो लिटरली मरने के बाद भी खाता रहता है, लेकिन विरह जो है अगर एक बार हम मर जाएंगे तो वो भावना तो मेरे अंदर से निकल गई। लेकिन नागमती को विरह वेदना इतनी ज़्यादा लग रही है कि मैं मर भी जाऊंगी तो ये विरह मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। उसे लगता है उसके मरने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। नायिका विरह दशा को झेलते झेलते तंग आ चुकी है, अब इसे सहना कठिन है। जाहिर सी बात है, इतने टाइम से वो विरह वेदना को झेल रही है तो उसके लिए अभी ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। शीत में अकेले कांप कांप कर वह मरी जा रही है। इस विरह के कारण नायिका के शरीर का सारा रक्त बह चला जा रहा है। उसका मांस गल चुका है और हड्डियां शंख के समान सफेद दिखाई देने लगी हैं। वह प्रिय प्रिय रटती है और वह मरणासन दशा में है। वह चाहती है कि उसका पति आकर उसे पंखों में समेट ले। मतलब उसके पास अब कुछ वजह ही नहीं है जीवित रहने के लिए, अब वो मरने वाली है। बस ये है कि कम से कम मरते समय ही अपने पति की आखिरी दर्शन कर ले। तो इसीलिए उन्होंने सारस के माध्यम से बताया कि वो आकर मुझे अपने पंखों में समेट ले। तो यहाँ पर ये पार्ट समाप्त हुआ। सभी हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। थोड़ा सा भाषा टफ है जहाँ पर हम कभी कभी अटकते भी हैं, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लोगे कि इसमें क्या है, मूल चीज़ें क्या हैं, तो आप कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे ही सब्जेक्ट की नॉलेज आपको एकदम 100% फ्री में देती है। यानी कि सारा पढ़ना, आपका रिवीजन, टेस्ट, सभी कुछ एकदम फ्री आपको कराया जाता है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ आकर आप निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। ये सभी फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पर बिल्कुल ही निःशुल्क रूप में प्राप्त होते हैं। तो इन सारी निःशुल्क जो सुविधाएं हैं, इनका लाभ उठाइए। अब अगर आप हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पढ़ते समय किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक से दूसरे टॉपिक या दूसरे चैप्टर को सिलेक्ट करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आकर आपको अपना मीडियम सिलेक्ट करना है, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, बुक, और बुक के बाद चैप्टर। जैसे ही आप चैप्टर ओपन करते हो उसमें हमारे सारे पैटर्न्स रहते हैं, जिनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, टेस्ट पेपर, सभी कुछ एक सीक्वेंस में दिए गए हैं और सभी चैप्टर्स के साथ ये पैटर्न है। तो जो कोई भी पैटर्न आप पढ़ना चाहते हो, यहाँ पर निश्चिंत होकर पढ़िए। पढ़ते समय आपको एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक को खोजने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और पूरा डिटेलिंग के साथ आपको हर एक चीज़ समझाई जाती है। इसके अलावा आपको जब टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, यानी एग्ज़ाम्स के दौरान आपको मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी दिए जाते हैं। रिवीजन हम आपको कराते हैं, बहुत सारे आपके लिए कस्टम वीडियोस और आपके शॉर्ट्स भी रेडी करते हैं, जिससे आपको पढ़ने में हेल्प मिले। तो ये सभी कुछ हम जितना भी देते हैं सब निःशुल्क है और आपकी सुविधा के लिए हम प्रदान कर रहे हैं। तो अच्छे से इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठाइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। तो अंतरा बुक के अभी और भी चैप्टर बाकी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।